फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन लार्ज अल्टरनेटर इज, कह रहा है बड़े बड़े अल्टरनेटर में जो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होता है वो कितना होता है। ठीक है, बड़े बड़े अल्टरनेटरों में उत्पन्न होने वाले फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 60, तीसरा है इन किलो साइकिल, चौथा है मेगा साइकिल। तो आपको याद रखना है यहाँ पर बड़े अल्टरनेटर हो या छोटा हो, इससे मतलब नहीं, अल्टरनेटर के साइज से मतलब नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटर के साइज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भारत का जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रखा गया है, भारत का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। ठीक है, बड़ा मशीन हो या छोटा मशीन हो, कितना है 50 हर्ज है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना भी होता है, टीवी, रेडियो, कूलर, जो भी है, सबका फ्रीक्वेंसी 50 मान करके ही उसका बनाया जाता है ताकि अच्छा से वर्क कर सके। अगर आप इंडिया के प्रोडक्ट को अमेरिका में ले जाके चलाइए, मान लीजिए कि कोई लैपटॉप बना हुआ इंडिया में, उसको अमेरिका में ले जाके आप चला रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका अगर फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट के लिए उसमें सिस्टम नहीं दिया जाए तो वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ काम नहीं करेगा। अब तो इतना मतलब डेवलप हो गया है कि आप किसी भी देश में किसी भी डिवाइस को चला सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का सिस्टम रहता है। तो भारत में जो चीज़ मैन्युफैक्चर होगा वो 50 स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है, अमेरिका में यही स्टैंडर्ड 60 हर्ज माना गया है। ठीक है, 60 हर्ज स्टैंडर्ड करके वहाँ का जो भी होता है प्रोडक्ट, लैपटॉप हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, सब 60 हर्ज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन अल्टरनेटर कपल टू विच प्राइम मूवर विल यूजुअली हैव द हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड। कह रहा है किसी अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को, किसी अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को किस तरह से कपल किया जाए। ये अल्टरनेटर है। ठीक है, अल्टरनेटर को बाहरी स्रोत से हम लोग घुमाते हैं ना, इसी को प्राइम मूवर कहते हैं। ठीक है, प्राइम मूवर कहते हैं। अल्टरनेटर को जिस बाहरी बल्ब से हम लोग घुमाते हैं उस बल्ब को प्राइम मूवर कहते हैं। ये प्राइम मूवर कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे डीजल इंजन होता है, भाप इंजन होता है, मतलब डीजल इंजन से चालू करके इसके शाफ्ट को जोड़ के भी घुमा सकते हैं, स्टीम इंजन से कर सकते हैं, हाइड्रो से कर सकते हैं। तो वही कर रहा है कि अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड, अधिक से अधिक स्पीड पर घुमाने के लिए किस प्रकार के प्राइम मूवर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टीम इंजन, मतलब भाप इंजन का इस्तेमाल करेंगे तब अधिक स्पीड घूमेगा। दूसरा रेसिप्रोकेटिंग डीजल इंजन, डीजल इंजन का इस्तेमाल करेंगे तब होगा। तीसरा फ्रांसिस टरबाइन, ये टाइप्स ऑफ टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन का डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है नहीं होता है। चौथा स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए, एक क्वेश्चन आगे आएगा कि टर्बो अल्टरनेटर का इस्तेमाल, अल्टरनेटर का अभी बता रहे थे, जो टर्बो अल्टरनेटर होता है वो स्टीम टरबाइन में ही इस्तेमाल किया जाता है। टर्बो अल्टरनेटर का मतलब ही हुआ हाई स्पीड, जो अधिक स्पीड पर चलता हो, ऐसे अल्टरनेटर को टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन एन अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर में द वोल्टेज जनरेटेड पर फेज इज प्रोपोर्शनल टू, किसी अल्टरनेटर में पर फेज, प्रत्येक फेज में होने वाला वोल्टेज, उत्पन्न होने वाला वोल्टेज क्या चीज़ पर निर्भर करता है। तो हम लोग अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण जब पढ़ रहे थे तो क्या जानते हैं, ईएमएफ बराबर, किसी अल्टरनेटर का ईएमएफ बराबर क्या होता है, 4.44 इंटू मैक्सिमम फ्लक्स इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू के डी इंटू के सी इंटू टी। ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला आपको याद होगा। जब हम लोग अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो जनरेटेड ईएमएफ बराबर ये फार्मूला होता है 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के सी कॉइल स्पैन फैक्टर और टी नंबर ऑफ कॉइल टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक टर्न में, मतलब प्रत्येक द वोल्टेज जनरेटेड पर फेज,
प्रत्येक फेज में होने वाला जनरेटेड वोल्टेज क्या चीज़ के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए ईएमएफ जो है समानुपाती क्या क्या चीज़ का है, फ्लक्स के भी समानुपाती है, फ्रीक्वेंसी के भी है, केडी का भी है, केसी का भी है और टी का भी है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन को आप छांट सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहा है नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल, फ्लक्स पर पोल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फॉर्म। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर टी आ गया, प्रत्येक क्वाइल में जो टर्न होता है उसी को ना बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल, तो टी तो आ ही गया। दूसरा फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स भी आ गया। तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी आ गया, केडी केसी तो है ही। और यहाँ चौथा ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, किसी अल्टरनेटर में प्रत्येक फेज में होने वाला उत्पन्न होने वाला वोल्टेज निम्न में से सभी के समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, यदि कोई अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है। बताए थे, ऑलरेडी बता चुके हैं, पावर फैक्टर दो तरह का होता है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। एक बार और आपको हम बता दें थोड़ा सा, पावर फैक्टर 3 तरह का होता है। ठीक है, लीडिंग, दूसरा लैगिंग और तीसरा यूनिटी। ठीक है, तो जब करंट वोल्टेज से आगे चला जाएगा, करंट वोल्टेज से आगे चला जाएगा करंट, तब उसको लीडिंग पावर फैक्टर कहेंगे। ठीक है, जब करंट से आगे वोल्टेज चला जाएगा, मतलब वोल्टेज से पीछे हो जाएगा करंट, तब वो लैगिंग हो जाएगा। और यूनिटी, करंट और वोल्टेज जब साथ साथ किसी सर्किट में चलेगा तब उसको यूनिटी पावर फैक्टर माना जाता है। तो कह रहा है कि जब कोई अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रहा है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब इसमें वोल्टेज से आगे कौन चल रहा है, करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है, तब उसको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, द अल्टरनेटर इज अंडर एक्साइटेड बोल सकते हैं, द अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड, द टॉर्क एंगल ऑफ द अल्टरनेटर हैज नेगेटिव वैल्यू, मतलब अल्टरनेटर का टॉर्क एंगल जो है नेगेटिव है, या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द पोल इज जीरो, या अल्टरनेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लीडिंग चल रहा है मतलब आगे चल रहा है। तो अल्टरनेटर जब लीडिंग पर चलता है उस समय अल्टरनेटर को हम ओवर एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर जब लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा तब उसको ओवर एक्साइटेड कहेंगे। अल्टरनेटर जब लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा तब उसको अंडर एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओवर एक्साइटेड कब होगा, अंडर एक्साइटेड कब होगा। ठीक है, तो जब लैगिंग पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर काम करेगा तो अंडर एक्साइटेड हो जाएगा, और लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेड कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर इज ओवर एक्साइटेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली, किसी अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, पहला ऑप्शन इक्वल टू द पावर ट्रांसफार्मर से कंपेयर किया गया है कि अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है पावर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बराबर होता है, या मच लोअर दैट ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर से बहुत कम होता है, या मच हायर देन पावर ट्रांसफार्मर से बहुत अधिक होता है, या नन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सबसे पहले हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ा सा समझेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर फार्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टा फुल लोड इंटू 100, यही ना होता है वोल्टेज रेगुलेशन का प्रतिशत। ठीक है, और अगर सीधे वोल्टेज रेगुलेशन का क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड माइनस फुल लोड। नो लोड माइनस फुल लोड, नो लोड से
फुल लोड के अंतर को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दो बात है, कंपेयर किया है किससे, ट्रांसफार्मर से। किसका कंपेयर होगा, अल्टरनेटर का। तो आप गौर कीजिएगा, जब ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अगर फुल लोड का बात करेंगे थोड़ा देर हम लोग, तो क्या होगा, नो लोड की बात करेंगे। यदि नो लोड पर काम कर रहा है कोई ट्रांसफार्मर, नो लोड पर काम कर रहा है कोई ट्रांसफार्मर, और एक अल्टरनेटर नो लोड पर काम कर रहा है, तो अल्टरनेटर से करंट उत्पन्न हो रहा है, लोड को देगा। तो जब अल्टरनेटर नो लोड पर काम करेगा तो इसमें क्या होगा, जब नो लोड पर काम करेगा अल्टरनेटर तो मैक्सिमम वोल्टेज निकलेगा, निकलेगा ना। जब अल्टरनेटर में नो लोड डाल दिए, मान लीजिए अल्टरनेटर कहीं सप्लाई दे रहा है, ठीक है, और उस सप्लाई को बंद कर दिए तो नो लोड हो गया। तो जब अल्टरनेटर नो लोड होगा तो अल्टरनेटर में जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिक से अधिक हो जाएगा। अल्टरनेटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। और ट्रांसफार्मर की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर को अगर नो लोड पर रखेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में बहने वाला करंट का मान 0 हो जाएगा। एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर ट्रांसफार्मर को नो लोड पर डालेंगे तो इसमें बहने वाली करंट का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन अल्टरनेटर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर किया ट्रांसफार्मर से वोल्टेज रेगुलेशन का, तो कह रहा है कि यदि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन में क्या हुआ, नो लोड से फुल लोड तक देखेंगे, मतलब अल्टरनेटर में नो लोड होगा तो बहुत अधिक वोल्टेज रहेगा, और फुल लोड होगा तो घट जाएगा, ठीक है। वहाँ से अगर ट्रांसफार्मर का कंपेयर करेंगे तो ट्रांसफार्मर में नो लोड रहेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। नो लोड है तो मान लो 0 वोल्टेज है, आप फुल लोड गया तो अधिक है, मान लीजिए 100 एम्पियर करंट है। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है कंपेयर टू अल्टरनेटर से क्या हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर का क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा ट्रांसफार्मर से। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, मच हायर देन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन से बहुत अधिक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का मान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन एन अल्टरनेटर शॉर्ट पिच क्वाइल आर यूज, किसी अल्टरनेटर में शॉर्ट पिच क्वाइल क्यों प्रयोग किया जाता है, किसी अल्टरनेटर में शॉर्ट पिच क्वाइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन, टू रिड्यूस द स्ट्रे लॉस, स्ट्रे क्षति को कम करने के लिए, रिड्यूस साइज ऑफ द मशीन, मशीन के साइज को छोटा करने के लिए। तीसरा, टू प्रोवाइड एक्यूरेट फेज डिफरेंस बिटवीन 120, दोनों फेज डिफरेंस के बीच 120 डिग्री रखने के लिए। चौथा, टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन जनरेटेड एमएमएफ। तो आपको याद रखना है, शॉर्ट पिच क्वाइल अल्टरनेटर में एक्स्ट्रा इसीलिए डाला जाता है ताकि जनरेटेड ईएमएफ में जो हार्मोनिक्स है उसको घटाया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, किसी भी अल्टरनेटर में शॉर्ट पिच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो शॉर्ट पिच का इस्तेमाल उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल में जो हार्मोनिक्स है उसको घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन ईएमएफ जनरेटेड इन अल्टरनेटर। सेम क्वेश्चन आ गया। अभी हम बताएं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। अब कह रहा है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स को घटाने के लिए जनरेटेड ईएमएफ इन अल्टरनेटर क्या करते हैं। तो वाइंडिंग इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइंडिंग को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लगाते हैं, या स्लॉट आर स्क्यूड, स्लॉट को तिरछा रखा जाता है। बाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्लॉट को तिरछा रखा जाता है। सेलिएंट पोल टिप टैप्स आर चैम्फर्ड। चौथा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम लोग अभी बताएं, हार्मोनिक्स कम किससे होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग से। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या चीज़ से संबंधित है, क्वाइल से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्मोनिक्स को कम करने के वाइंडिंग इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रखा जाता है, ठीक है। वाइंडिंग इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रखा जाता है हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। स्लॉट को तिरछा रखने से क्या होता है, स्लॉट को तिरछा रखने से दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक लॉकिंग। जब हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा
कि मोटर को मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग भी उसको कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए स्लॉट को किया जाता है, तिरछा रखा जाता है। फिर कह रहा है सेलिएंट पोल टैप्स आर चेम्फर्ड, सेलिएंट पोल का जो अगला भाग होता है उसको हल्का तिरछा, मतलब चेम्फर्ड का मतलब ये हुआ कि हल्का तिरछेदार बनाना, मतलब स्लॉट टाइप से बनाना, ठीक है, किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा आंसर, बाइंडिंग इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। जब बाइंडिंग हमारा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो जनरेटेड ईएमएफ में जो हार्मोनिक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर्स, सेलिएंट पोल टाइप रोटर्स आर कंपेयर टू सिलेंड्रिकल पोल रोटर। तो रोटर दो तरह का होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। तो कह रहा है कि सेलिएंट पोल के बारे में कह रहा है कि स्मॉल इन डायमीटर एज वेल एज एक्सियल लेंथ, मतलब कि उसका डायमीटर छोटा और एक्सियल लेंथ भी छोटा होता है सेलिएंट पोल रोटर का। दूसरा है लार्ज डायमीटर एज वेल एज एक्सियल लेंथ, डायमीटर बड़ा और एक्सियल लेंथ भी बड़ा होता है, या स्मॉल डाया होता है और एक्सियल लेंथ बड़ा होता है, या लार्ज इन डायमीटर, डायमीटर में बड़ा और एक्सियल लेंथ में छोटा होता है। तो क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोग को, बताइए क्या होगा। आपको एक फोटो दिखाते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं क्या होता है। इसको देखिए, ये दो तरह का पोल है, ये दो तरह का पोल दिखाया गया आपको, दोनों पोल, दोनों रोटर हैं। अल्टरनेटर में रोटर दो तरह का होता है, पहला सेलिएंट पोल, ये वाला जो है सेलिएंट पोल है, और ये वाला सिलेंड्रिकल पोल है, सिलेंड्रिकल। तो क्वेश्चन यही कर रहा था कि सेलिएंट पोल का क्या होता है, तो आप आंख से देख सकते हैं सेलिएंट पोल का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है और एक्सियल लेंथ छोटा होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल रोटर का क्या हो जाएगा, डायमीटर छोटा हो जाएगा और एक्सियल लेंथ बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेलिएंट पोल में क्या होता है, सेलिएंट पोल में, सेलिएंट पोल में क्या होता है, लार्ज इन डायमीटर, डायमीटर में बड़ा होता है, डायमीटर में बड़ा होता है और लंबाई में छोटा होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। व्यास में बड़ा हो जाएगा, सेलिएंट पोल रोटर व्यास में बड़ा होता है और लंबाई में कम होता है, लंबाई कम होता है, ठीक है। इसका उल्टा ये हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोल क्या हो जाएगा, एक्सियल लेंथ बड़ा हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा। सेलिएंट पोल रोटर निम्न एवं मध्यम गति वाले अल्टरनेटर में यूज होगा, ठीक है। इस रोटर का स्पीड क्या होगा, निम्न और मध्यम होगा। इसका मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा, 500 आरपीएम होगा, 350 से 500 आरपीएम होगा, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस सेलिएंट पोल रोटर का इस्तेमाल कहाँ हो जाता है, डीजल प्राइम मूवर के रूप में, ठीक है। लो स्पीड में कहाँ रहेगा, डीजल प्राइम मूवर या हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ रहेगा, हाइड्रो सिस्टम में। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सिलेंड्रिकल पोल, इसका क्या हो जाएगा, व्यास छोटा हो जाएगा, एक्सियल लेंथ बड़ा हो जाएगा और इसका स्पीड उच्च गति, ठीक है। उच्च गति वाले अल्टरनेटर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उच्च गति के लिए, हाई स्पीड के लिए। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, स्टीम टरबाइन के रूप में होगा, ठीक है। वाष्प वाला जो रहेगा स्टीम टरबाइन, जहाँ विद्युत पैदा होता है स्टीम के द्वारा, इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, उसमें अल्टरनेटर में जो रोटर रहेगा आपको सिलेंड्रिकल पोल रोटर रहेगा, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग रिले कम इनटू ऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ प्राइम मूवर कनेक्टेड टू द जनरेटर। कह रहा है कि यदि जनरेटर से जो जुड़ा हुआ हमारा प्राइम मूवर है वो फेल हो जाता है तो कौन सा रिले ऑपरेशन होगा, कौन सा रिले का ऑपरेशन हो, मतलब कौन सा रिले ऑपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जब प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कौन सा रिले ऑपरेटिंग मोड में आ जाएगा। पहला बकौल रिले, दूसरा रिजर्व पावर रिले, तीसरा ऑल ऑफ द अबव, चौथा इसमें से कोई नहीं।
तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बकौल्स रिले का इस्तेमाल कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट से बचाता है या टेम्परेचर बढ़ने पर सूचना देता है, अलार्म बजा के सूचित करता है। तो एकमात्र ऑप्शन यहाँ बच जाता है रिजर्व पावर रिले। ठीक है, रिजर्व पावर रिले अल्टरनेटर में लगा होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब किसी हमारा जनरेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट हो गया हो, ठीक है, जनरेटर से, तब वहाँ पे कौन सा रिले काम करेगा, रिजर्व पावर रिले। इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व पावर रिले। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है इन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस, इन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस, मतलब अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कहाँ दिखेगा। इन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पहला है जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, पहला ऑप्शन जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। दूसरा वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज जनरेटेड, मतलब पर फेज जो पर प्रत्येक फेज में होने वाला वोल्टेज, उत्पन्न वोल्टेज पर असर पड़ेगा आर्मेचर रिएक्शन का, या वेव फॉर्म पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज के वेव फॉर्म पर असर पड़ेगा, या स्पीड पर असर पड़ेगा, या विंडेज लॉस पर असर पड़ेगा आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो कहाँ प्रभाव डालेगा, जनरेटेड वोल्टेज पर फेज पर अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा जनरेटेड वोल्टेज पर फेज पर उसका असर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द लोड शेयरिंग बिटवीन टू अल्टरनेटर्स, द लोड शेयरिंग बिटवीन टू अल्टरनेटर्स ड्राइवन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल मे बी एडजस्टेड बाय वेरिंग द, कह रहा है कि दो अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, दो अल्टरनेटर पैरेलल में काम कर रहा है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में काम करता है तो अगर लोड बढ़ेगा तो एक दूसरे को क्या करता है, लोड शेयर कर देता है ना। पहला अल्टरनेटर दूसरा अल्टरनेटर जब पैरेलल में काम करेगा, लोड बढ़ेगा तो एक दूसरे को लोड शेयर कर लेता है, किसी एक अल्टरनेटर पर लोड नहीं जाता है। तो वही बात कर रहा है क्वेश्चन में, द लोड शेयरिंग बिटवीन टू स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल मे बी एडजस्टेड बाय वेरिंग द, कह रहा है इसके बीच जो लोड शेयरिंग होता है उसको हम क्या चीज़ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कर रहा है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के फील्ड के स्ट्रेंथ से उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, या पावर फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के पावर फैक्टर से कर सकते हैं, या स्टीम सप्लाई टू देयर प्राइम मूवर, या स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर। तो यहाँ पर लोड शेयरिंग की बात है। अगर पावर फैक्टर की बात होता, पावर फैक्टर इम्प्रूव का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, पावर फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटर एक्साइटेशन होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, फील्ड को स्ट्रेंथ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा स्टीम सप्लाई टू देयर प्राइम मूवर, चौथा स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के स्पीड को बढ़ाने से क्या होगा, अल्टरनेटर को स्पीड को बढ़ाने से लोड पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, दोनों का जनरेटेड ईएमएफ बढ़ जाएगा। ठीक है, लोड शेयरिंग पर असर नहीं पड़ेगा। लोड शेयरिंग कहाँ से होगा, स्टीम सप्लाई टू देयर प्राइम मूवर, मतलब इस दोनों के प्राइम मूवर में जो हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं नचाने के लिए, इसको घुमाने के लिए, क्योंकि ये स्टीम ड्राइव अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर क्या चीज़ से ड्राइव हो रहा है, स्टीम से। तो इस दोनों का जो प्राइम मूवर है जहाँ स्टीम जा रहा है, स्टीम सप्लाई टू देयर प्राइम मूवर, इसको एडजस्ट अगर करते हैं तो दोनों अल्टरनेटर का लोड शेयरिंग को हम वेरिएशन में कर सकते हैं। ठीक है, लोड शेयरिंग को वेरीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है फॉर प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन एसी पॉलीफेज अल्टरनेटर मस्ट हैव द सेम, कह रहा है कि दो पॉलीफेज मतलब अल्टरनेटर, थ्री फेज अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से क्या चीज़ सेम होना चाहिए। तो पैरेलल ऑपरेशन होने के लिए तीन चीज़ आवश्यक है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। किसी अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए तीन चीज़ देखा जाता है। सबसे पहला क्या है, दोनों अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। दूसरा, टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। और तीसरा क्या, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है
फ्रिक्वेंसी, ये तीन चीज़ समान होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग को टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला स्पीड, तो ये गलत हो गया। दूसरा वोल्टेज रेटिंग, दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए। तीसरा केवीए रेटिंग, इससे मतलब नहीं है, एक्साइटेशन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेटिंग।